हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, यानी कि विद्युत तथा परिपथ। अब ये जो चैप्टर है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपका क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 में तीनों में पढ़ना है। जिस तरह से लाइट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि लाइट चैप्टर आपका क्लास 6 में भी दे रखा है, 7 में भी दे रखा है और 8 में भी दे रखा है उससे रिलेटेड कंटेंट। तो सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर के साथ भी ऐसा है। इसी कारण से गारंटेड है कि यहाँ से सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा, एक ना एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसी कारण से क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत यहाँ पे हम अच्छे से सभी चीज़ें बताने वाले हैं, आपको एक बार में सभी चीज़ें जो वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसके बिना आप क्लास 7-8 के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से भी ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसी कारण से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा कंटेंट इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे करंट किसे कहते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सेल किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है। तो सभी चीज़ें आपको पहले से भी पता होगी, एक बार एक तरह से समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे कुछ नया चीज़ भी आपको जानने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले जानिए कि करंट किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं। अब ये करंट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों अलग अलग चीज़ होता है। करंट का मतलब ये हुआ कि किसी दिशा में कणों का, यानी कि पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल्स का फ्लो होता है तो उसे हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि पानी का धारा हो गया, वायु का धारा हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, प्रवाहित होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इन ए सर्किट दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी परिपथ में विद्युत आवेश प्रभावित होते हैं तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फॉलो हो रहा है, इसी कारण से इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या होगा कि पानी के पार्टिकल्स का फ्लो होगा तो वो उसको हम लोग वाटर करंट के नाम से जानेंगे, वाटर स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। हवा के कणों का यहाँ पे फ्लो होता है तो वायु की धारा के नाम से जानते हैं। तो सेम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक चार्जेज का फ्लो होगा किसी सर्किट में तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। अब क्लोज्ड सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। करंट यहाँ पे फ्लो होने के लिए आपका जो सर्किट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होना चाहिए वो आपका क्लोज होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। ओपन सर्किट पे आपका जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, याद रखिएगा। धारा की दिशा को बाहरी परिपथ में धनात्मक छोर से ऋणात्मक छोर की ओर माना जाता है, ठीक है। यानी कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो आपका हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। जैसे कि आप बैटरी देखते हैं, बैटरी में जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी बाय ए केमिकल रिएक्शन इनसाइड इट। तो विद्युत सेल जो होता है उसके अंदर केमिकल होता है और उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है और उनके बीच होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। जब सेल के अंदर के रसायन समाप्त हो जाते हैं तो यह बिजली देना बंद कर देता है और इसे बदलना पड़ता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक सेल को देखा होगा। एक टर्मिनल में क्या होता है, आपका धातु की टोपी लगी होती है, ठीक है, मेटल का केप लगा होता है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और आपका इसका जो अपोजिट वाला होता है इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एन इलेक्ट्रिक सेल हैज ए मेटल कैप पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल में आपका एक मेटल कैप लगा होता है, एंड मेटल डिस्क नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव जो टर्मिनल होता है उधर आपका एक मेटल का डिस्क लगा होता है, ठीक है, चपटी प्लेट के जैसा जो वो देखने को आपको मिलता है। और करंट का जो फ्लो होगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर आपका करंट का फ्लो होता है।
उपयोग क्या है, इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में किया जाता है। घड़ी, टॉर्च, कैमरा, रेडियो आदि में उपयोग किया जाता है। टॉर्च में सेल बल्ब को जलाने के लिए बिजली प्रदान करता है। विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल को सीधे आपस में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो सेल है वो आपका जल्दी समाप्त होता है। ठीक है, तो ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, विद्युत बल्ब क्या होता है। तो जब किसी बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वह क्या करता है, लाइट देता है। ठीक है, वो आपका जल जाता है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के पार्ट के बारे में जानना है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। और मेनली देखा जाए तो इसका 3 पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं ग्लास केस, ये जो ग्लास का जो कवर रहता है, ठीक है, आवरण जो रहता है आपका, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लास केस, कांच का आवरण। दूसरा होता है फिलामेंट यानी कि तंतु, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो वायर का बना होता है वो होता है आपका तंतु। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो हो, यहाँ पे आपका होता है टंगस्टन। टंगस्टन आपने देखा होगा जो कभी कभी टूट के गिर जाता है और हम लोग मानते हैं कि बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया है। टर्मिनल, वन टर्मिनल कनेक्ट्स टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द सेल एंड द अदर टर्मिनल जो है वो नेगेटिव साइड। तो यहाँ से 2 टर्मिनल निकलती है, 1 और 2। तो एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका नेगेटिव होता है। यहाँ से 2 तार निकलती है, निकाल सकते हैं, और इसी को आप जो इलेक्ट्रिक सेल वगैरह में लगा के या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे लगा के जो इसको लाइट करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः देखा जाए तो बल्ब को 3 भागों में बांटा जाता है। एक ग्लास केस हो गया, फिलामेंट हो गया और टर्मिनल्स हो गया। ठीक है, ग्लास केस का क्या काम होता है, तो ये ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजन को इसके अंदर आने से रोकता है। ठीक है, ए थिन मेटालिक वायर मेड ऑफ टंगस्टन। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक टंगस्टन टाइप का बना होता है, टंगस्टन। ठीक है, ये देखिए फिलामेंट, ये जो आपका है वो आपका एक तरह से क्या है, टंगस्टन है, ये टंगस्टन है। ठीक है, टंगस्टन, ये फिलामेंट, और ये जो फिलामेंट बना होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मेटल है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो तंतु होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, किस मेटल का बना होता है, तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है। टर्मिनल, तो वन टर्मिनल कनेक्ट्स टू द पॉजिटिव साइड, बता दिए मैंने आपको, और नेगेटिव साइड दूसरा टर्मिनल कनेक्ट होता है। अगर तंतु टूट जाए, ये जो फिलामेंट है अगर वो टूट जाए तो बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो जाता है और जलता नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जानकारी के लिए, हालांकि ये जो चीज़ है वो आपका क्लास 8 में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज से रिलेटेड सवाल जो वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज और टंगस्टन, ये दोनों एक ऐसा टॉपिक है जो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आने वाला, आप मान सकते हैं कि इसका फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, आपका जो सवाल है टंगस्टन और इलेक्ट्रिक फ्यूज से देखने को मिलता ही मिलता है। सीटेट के एग्जाम में भी कई बार देखने को मिला है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया। ठीक है, ये भी आपका एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इस तरह के फ्यूज आपने अपने घरों में देखा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की कुछ विशेषताएं आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, एक पतला तार होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो तार होता है इसको इसके साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो एक पतला तार होता है। इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट आपका लो होता है, और ये जो होता है वो आपका एक तरह से मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है, जो कि टिन और लेड से बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आपको इसका रीजन नहीं जानना है कि कैसे इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है। ठीक है, ये आपको जो क्लास 8 में हम आपको डिटेल में बताएंगे। बस इसका प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि पतला तार होता है, हाई रेसिस्टिविटी होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और आपका टिन और लेड का जो मिश्रण होता है। सेम अगर टंगस्टन के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है, एक तरह से फिलामेंट है, और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा और रेसिस्टिविटी भी हाई होगा। तो बस इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। टंगस्टन का आपका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, रेसिस्टिविटी भी हाई होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का रेसिस्टिविटी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, कभी कभी ये दोनों को मिक्स करके सवाल पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से मैंने आपको यहाँ पे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसको कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका जो है पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, तो when different components such as cell, bulb, wires and switch are connected together they form an electric circuit।
जब सेल, बल्ब, तार और स्विच आदि को जोड़ा जाता है तो वे मिलकर एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ए सर्किट प्रोवाइड्स ए क्लोज्ड पाथ फॉर करंट टू फ्लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है करंट बहने के लिए एक क्लोज जो है वो रास्ता बनाता है, बंद मार्ग बनाता है। तो देखिए, अगर ये जो सर्किट है वो आपका पूरा क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, तभी यहाँ पे क्या होगा, करंट पास होगा। अगर कहीं से इस सर्किट को, जैसे इस तार को यहाँ पे काट दिया जाए तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है करंट पास नहीं होगा। तो इसी कारण से इफ़ द सर्किट इज क्लोज्ड करंट फ्लोज एंड बल्ब ग्लोज, यानी कि यदि सर्किट जो क्लोज होगा, बंद होगा, तो करंट आपका जो इसमें बहेगा और बल्ब जो है वो लाइट देगा। लेकिन वहीं पे अगर सर्किट को ओपन कर दिया जाए तो करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वो आपका जो नहीं बहेगा, प्रवाह करेगा, फ्लो करेगा, और क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। जैसे कि ये आपका स्विच है, स्विच ऑन ऑफ क्या होता है, स्विच को अगर ऑन कर देते हैं तो आपका बल्ब जलने लगता है, स्विच को ऑफ कर देते हैं बल्ब आपका बुझ जाता है। ठीक है, बल्ब जो है वो जलना बंद हो जाता है। तो ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, आपको अच्छे से समझ में आ सकती हैं। और वैसे भी 12th क्लास में आपने देखा ही होगा, साइंस के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है 10th आपने पढ़ा होगा, 12th आपने पढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से आपने पहले पढ़ रखा होगा। बस यहाँ पे ज़रूरत है कि उन सभी चीज़ों को आप एक बार रिवीजन करें ताकि आपके दिमाग में वो सभी चीज़ें वापस आ जाएँ। इलेक्ट्रिक स्विच, ये है आपका इलेक्ट्रिक स्विच। ऑन ऑफ करने का ऑप्शन रहता है, ऑफ अगर आप कर देते हैं तो क्या होता है, ये जो सर्किट है आपका वो क्या हो जाता है, आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो सर्किट आपका ओपन हो जाता है, करंट आपका फ्लो नहीं होता है। स्विच को अगर ऑन कर देते हैं तो आपका जो सर्किट होता है वो आपका क्लोज हो जाता है और करंट जो है आपका यहाँ पे फ्लो होने लगता है। स्विच एक उपकरण है जो परिपथ को खोलने या बंद करने का कार्य करता है। व्हेन द स्विच इज ऑन द सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट फ्लोज। जब स्विच को हम लोग ऑन करते हैं तो सर्किट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्लोज हो जाता है और करंट बहता है। सेम अगर स्विच को ऑफ कर देंगे तो सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और करंट जो है रुक जाता है। तो नॉर्मल सी बातें हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, चालक और कुचालक। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि कॉपर वायर, मेटल नेल, कॉइन, इसके अलावा आयरन हो गया। तो वैसा उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कंडक्टर कहेंगे जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इंसुलेटर क्या होता है, वे मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उसको कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी से आप इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया जा सकता है, प्लास्टिक से नहीं होता है, रबर से नहीं होता है, ग्लास से नहीं होता है, तो ये सब आपका इंसुलेटर है। अब मानव का जो शरीर होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है, इसी कारण से हमें जो है वो करंट लगता है। और करंट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक का चप्पल वगैरह पहनते हैं और फिर कुछ इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम जो है वो करते हैं, या फिर हाथ में जो वो ग्लव्स वगैरह पहन के जो काम किया करते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो लोग बेसिकली हमेशा प्लास्टिक का चप्पल पहनेंगे, प्लास्टिक का जूता पहन के, या फिर हाथ में जो वो प्लास्टिक का ग्लव्स लगा के ही इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम किया करते हैं ताकि उनके जो है वो शरीर में करंट ना लगे। और प्लास्टिक जो है आपका बैड कंडक्टर है, यानी कि इंसुलेटर है। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही थ्योरी पढ़ना था। उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ें आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें समझ में आई होगी। इसका PDF आपको जो वो टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देख लेते हैं जो कि पिछले वर्ष में पूछे गए थे और जिसकी आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो चलिए MCQ सवालों को देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपका, व्हाट डज एन ओपन सर्किट इम्प्लाई, यानी कि ओपन जो सर्किट होता है उसका क्या अर्थ होता है। करंट फ्लोज थ्रू इट, देयर इज नो करंट फ्लो, इट हैज़ ए कंप्लीट पाथ, इट हैज़ नो वोल्टेज। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सर्किट आपका ओपन है तो आपका करंट जो वो फ्लो नहीं होगा, देयर इज नो करंट फ्लो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से बंद विद्युत परिपथ यानी कि क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कौन सा कथन जो वो सही है। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, इट हैज़ ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, क्लोज्ड जो सर्किट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फ्लो होता है। तो ऑप्शन ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। दूसरा है कि इसमें विद्युत धारा के मार्ग में एक अवरोध
होता है यानी कि ब्रेक होता है, तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कहाँ पे होता है, तो ओपन वाला सर्किट में, ठीक है। तो ये आपका गलत दे रखा है, ओनली ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। इंसुलेटर डू नॉट एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजली, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि इंसुलेटर से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, तो बिल्कुल सही बात है। कंडक्टर्स हैव लो रेसिस्टेंस, तो कंडक्टर जो होता है उसमें आपका लो रेसिस्टेंस होता है, बिल्कुल सही बात है। इसी कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो अच्छे से पास होता है, तो ये बात भी आपका सही है। सेमी कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, तो सेमी कंडक्टर के बारे में आपको हालांकि क्लास 8 में पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बता दिया था। तो सेमी कंडक्टर जो होता है तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होती है, यानी कि इससे क्या होगा कि हल्का हल्का करंट पास होता है, तो ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। सुपर कंडक्टर्स हैव इन्फिनिट रेसिस्टेंस, तो देखिए जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनकी जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी जो होती है वो आपका जीरो होती है, ना कि इन्फिनिट, ठीक है। तो इस नज़रिए से यहाँ पे आपका जो ये वाला केवल गलत है, बाकी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। तो यहाँ पे कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, S4 नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। S1, S2, S3 यहाँ पे ये तीनों सही है, बाकी S4 जो आपका गलत है, तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा। आगे है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कुचालकों का समूह पहचानिए। नन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर, इसी को हम लोग इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इंसुलेटर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिससे करंट पास नहीं होता है। तो ग्लास हो गया, रबर और वुड, ये तीनों से आपका करंट पास नहीं होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कॉपर एल्युमिनियम, देखिए कॉपर से पास होता है, गोल्ड से भी पास होता है, सिल्वर से भी पास होता है, स्टील से भी पास होता है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। पूछा है नन कंडक्टर, तो ऑप्शन नंबर ए का तीनों जो दे रखा है नाम वो आपका नन कंडक्टर के अंतर्गत आता है। अगला है आपका, इलेक्ट्रिक फ्यूजेज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूजेज प्रिवेंट ओवरलोडिंग बाय ब्रेकिंग द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट, तो विद्युत फ्यूज अधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ को तोड़कर ओवरलोडिंग को रोकता है, तो बिल्कुल इसी उद्देश्य से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज ही करते हैं। अगर किसी कारणवश ओवरलोडिंग हो जाता है, अधिकांश जो है वो करंट आने लगता है, जितना करंट ज़रूरत है उससे ज़्यादा करंट जब आने लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो घर में जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं उनकी रक्षा कौन करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज करता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपका है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हालांकि इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी ऊपर नीचे दे रखा होता है, जैसे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कभी कभी ये जो ऑप्शन नंबर सी था वो आपका बी में दे रखा होता है, तो इसी कारण से एक बार ऑप्शन को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों आपका सही है और सही रीजन भी दे रखा है। फ्यूज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो देखिए आपका 2023 में ये सवाल पूछा गया है, और मैंने आपको बताया था कि फ्यूज की जो विशेषताएं हैं वो आपको पता होना चाहिए, हमेशा जो है एग्जाम में सवाल आता है। तो मैंने आपको बताया था कि पतला वायर होता है, हाई रेसिस्टिविटी होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, थिन वायर, हाई रेसिस्टिविटी और लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है आपका, इलेक्ट्रिसिटी करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि कहा जाए तो अदिश राशि होता है। अब अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, ये आपका 12th क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं कि स्केलर जो क्वांटिटी होता है वह ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें केवल आपका परिमाण होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है। बाकी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास आपका डिस्टेंस भी डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन के साथ इसका जो है परिमाण भी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है। वेक्टर के पास आपका डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्केलर के पास केवल और केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसके पास आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, तो कायदे से तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन इसको आप एक तरह से अपवाद मानिएगा, एक्सेप्शन मानिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों होता है, लेकिन फिर भी ये आपका जो अपवाद है इसको हम लोग यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी ना मान के स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। और इसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, और एक रूल दिया जाता है सम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, या फिर कहा जाता है रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। रूल ऑफ वेक्टर एडिशन नाम से एक नियम था जो कि क्लास 12th में आपको पढ़ना है, और इसी कारण से इसको जो है यहाँ पे क्या माना जाता है, स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, क्योंकि ये जो है इस नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जितना भी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना वो आपका रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपका इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इस कारण से इसको यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, ठीक है। तो ये वाला तो आपका गलत दे रखा है और आपका रीजन जो है वो सही है, तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। आगे है आपका कॉपर का एक तार विद्युत का सुचालक है, तो बिल्कुल सही बात है, कॉपर वायर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये आपका 2023 के सवाल में पूछा गया था। ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए उष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ अपवाद होते हैं। और आपने माइका का नाम सुना होगा, अभ्रक का नाम सुना होगा। ये जो माइका होता है, माइका, ठीक है, MICA, माइका जो होता है, जो अभ्रक होता है आपका, ये आपका क्या होता है कि हीट का तो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का ये आपका गुड कंडक्टर नहीं होता है, तो ये आपका अपवाद हो जाता है। तो इसी कारण से ऑल ये जो वर्ड आया है वो आपका यहाँ पे इस लाइन को गलत कर दे रहा है, ठीक है। तो असर्शन तो आपका सही है, लेकिन आपका जो रीजन है वो आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित द्रवों में कौन से विद्युत के चालक हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर्स होते हैं वो बेसिकली आपका एसिडिक वाले सब्सटेंस होते हैं, या जो साल्टी होते हैं, साल्ट वो होते हैं, या फिर जो बेसिक नेचर के होते हैं वो आपका जो है वो होता है, ठीक है। और इसको आप डिटेल में क्लास 8 में पढ़िएगा, बेसिक नेचर वाला। तो यहाँ पे जो विनेगर है वो आपका एसिडिक नेचर का है, तो ये आपका गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, देखिए शुगर सॉल्यूशन जो है आपका क्या होता है, इसमें कोई भी आयन नहीं होते हैं, ठीक है, इस कारण से ये आपका गुड कंडक्टर नहीं होता है, यानी कि कंडक्टर होता ही नहीं है। साल्ट सॉल्यूशन आपका आयन होता है, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आशुद्ध जो जल होते हैं, जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं, वो आपका यहाँ पे गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है। तो आपको बताना है कि इससे जो वो करंट पास नहीं होता है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में आपका कोई भी आयन जो है वो नहीं होता है, तो ये भी आपका बैड कंडक्टर में आ जाएगा, इंसुलेटर में आ जाएगा। तो गुड कंडक्टर कौन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए और आपका सी, ठीक है, ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, ठीक है। 2015 के सवाल में पूछा गया था सीटेट का, और कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। तो देखिए डिस्टिल्ड वाटर, मैंने अभी आपको बताया था कि आशुद्ध जो जल होता है, इसको हिंदी में आशुद्ध जल कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो आशुद्ध जल, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी आयन नहीं होता है, ठीक है। विनेगर से होता है लेमन जूस, आपका एसिडिक मटेरियल है, होता है साल्ट वाटर, आपका इसमें भी क्या होता है, आयन में एसोसिएट होता है ये, तो ये सभी से करंट पास होगा, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर से करंट पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल है ये आपका, कि कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। रबर और एल्युमिनियम, तांबा और लकड़ी, तांबा और एल्युमिनियम, लकड़ी और प्लास्टिक। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, इसको हम होमवर्क का सवाल आपको दे देते हैं, ठीक है, होमवर्क के तौर पे दिया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कैसा लगा आपको आज का क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ें आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो बस आप लोग डेली बेसिस पे क्लासेस को करते रहिए, जितना भी चीज़ें आपको बताई जा रही है आप लोग फॉलो करते रहिए, आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की जो लेक्चर है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं डेली बेसिस पे सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो आप लोग हमारे प्राइवेट ग्रुप के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ।